हेलो एवरीवन, आप सब देख रहे हैं विशेष विद विवेक। बच्चों, कल हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th के लिए व्हाई डू वी फॉल इल स्टार्ट किए थे। क्लास 9th के लिए व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसमें भी हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी को देखे थे। आज उसी टर्मिनोलॉजी में थोड़ा आगे बढ़ते हुए कुछ और टर्म्स को, आज कुछ मेडिसिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे कहाँ तक? इंक्यूबेशन पीरियड, विंडो पीरियड, यहाँ तक पढ़े थे। ठीक है, अब सबने सब लेक्चर, पूरा लेक्चर देख लिया होगा और अभी हम लोग कुछ और टर्म पढ़ते हैं। जैसे कि अगला टर्म हमारा होगा, कल क्या क्या पढ़े थे एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते। सबसे पहले हम लोगों ने हेल्थ का डेफिनेशन पढ़ा था। हेल्थ का डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? WHO के द्वारा 1948 में दिया गया था। फिर हम लोग डिजीज पढ़े थे, फिर हम लोग पैथोजेंस, है ना। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? प्रोफाइलैक्सिस पढ़े थे, फिर एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी, विंडो पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड। इतना चीज जो है हम लोग कल पढ़े थे, कल के क्लास में। आज की क्लास में आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी, और आज टर्मिनोलॉजी को खत्म करेंगे। उस टर्मिनोलॉजी में आज हम लोग कुछ मेडिसिन के बारे में आज जानेंगे जो हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं। तो मेडिसिन में आज सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कीमोथेरेपी क्या होता है। आप लोगों ने बहुत सारा लोग सुना होगा कीमोथेरेपी। जैसे बहुत सारा कैंसर भी होता है तो सुनते हैं कि कीमोथेरेपी उसका कराया जा रहा है, जिस वजह से बाल वाल उड़ जाता है। ठीक है, कीमोथेरेपी सिर्फ और सिर्फ कैंसर के पेशेंट को कीमोथेरेपी नहीं किया जाता। कीमोथेरेपी का मतलब क्या है? किसी भी डिजीज के लिए ट्रीटमेंट विथ केमिकल से ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रीटमेंट विथ केमिकल्स। ट्रीटमेंट विथ केमिकल्स क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी कहलाता है। ट्रीटमेंट विथ केमिकल्स क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी कहलाता है। ठीक है, देखो, जब हम बात करते हैं कीमोथेरेपी में तो सबसे पहला जो हम लोग केमिकल्स जो लेते हैं, जो ट्रीटमेंट केमिकल के रूप में हम लोग लेते हैं, वही हम लोग का क्या है? मेडिसिन है। मेडिसिन भी केमिकल्स है जो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी कहलाता है। और इसमें जो हम लोग सबसे पहला जो है, जो दवा हम लोग खाते हैं, वो दवा क्या है? बहुत ज्यादा हम लोग नाम सुनते हैं एंटीबायोटिक्स का। किस दवा का? एंटीबायोटिक्स। तो कीमोथेरेपी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कीमोथेरेपी में हम लोग सबसे पहला जो देखने जा रहे हैं, कीमोथेरेपी का मतलब क्या देखे? ट्रीटमेंट विथ केमिकल्स, है ना। अब देखो, सबसे पहला जो इसमें ट्रीटमेंट हम लोग, जो केमिकल्स हम लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं या यूज भी करते हैं, वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा इसका नाम सुनते हैं, है ना, एंटीबायोटिक्स। तो क्या है एंटीबायोटिक्स? जो भी सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेक्रेट किया जाता है। किस लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेक्रेट किया जाएगा और किसके लिए सेक्रेट किया जाता है? तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा उसके बॉडी में, फॉरेन बॉडी से आएगा, फॉरेन बॉडी जो आएगा हमारे बॉडी में, उसको, उसके ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, उसके ग्रोथ को रोकने के लिए, या फिर उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है वो है एंटीबायोटिक्स, है ना। कहां से सेक्रेट होता है? इसको हम लोग कहां से बनाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन लिखेंगे एंटीबायोटिक्स का? substances which are secreted by, किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है? सेक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। और ये क्या करता है? दैट इनहिबिट और डिस्ट्रॉय, या तो इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट द ग्रोथ
इनहिबिट द ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, या फिर इनहिबिट द ग्रोथ, और या तो ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, उसके ग्रोथ को ही रोक देगा, और डिस्ट्रॉय द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रॉय द अदर, जो बाहर से हमारे बॉडी में आ गया है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इतना बात समझ में आ रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वह सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही हम लोग उसको बनाते हैं, सेक्रीट करवाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सेक्रीट होता है, और वो क्या करता है, जो हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा उसके ग्रोथ को या तो रोक देगा या फिर उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या कहलाता है? एंटीबायोटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटीबायोटिक्स। और ये टर्म देने वाला जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था वॉक्समैन, है ना। दिस टर्म was given by, किसके द्वारा दिया गया था? was given by वॉक्समैन, है ना। वॉक्समैन के द्वारा ये टर्म दिया गया था, एंटीबायोटिक्स टर्म वॉक्समैन के द्वारा दिया गया था। अब देखो, जो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स बना था वो कौन सा था? स्ट्रिप्टोमाइसिन था। क्या, कौन सा एंटीबायोटिक्स था? स्ट्रिप्टोमाइसिन। लिख रहे हैं हम यहाँ पे, देखना, STREPTOMYCIN, स्ट्रिप्टोमाइसिन। ये क्या है स्ट्रिप्टोमाइसिन? स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है, जो कहां से ऑब्टेन किया गया था? स्ट्रिप्टोमाइसिन गायरस नामक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया। कहां से ऑब्टेन किया गया स्ट्रिप्टोमाइसिन? स्ट्रिप्टोमाइसिन को स्ट्रेप्टोमाइसिन गायरस नाम का बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया। तो ये क्या है? फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, है ना, एंटीबायोटिक, VIOTIC, फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, है ना, जो कहां से ऑब्टेन किया गया? यहाँ पे स्पेलिंग दे रहे हैं, यहाँ पे मिटाने का मेरे पास, ये ऑब्टेन्ड बाय ANTIBIOTIC एंटीबायोटिक लिखा हुआ है। फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड, फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से ऑब्टेन्ड किया गया? ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, कोई किस बैक्टीरिया से? ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? स्ट्रिप्टोमाइसिन गायरस, है ना, स्ट्रिप्टोमाइसिन गायरस। ठीक है। और जब भी हम साइंटिफिक नाम लिखते हैं उसको हम कंप्लीट सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ये स्ट्रिप्टोमाइसिन गायरस। इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो, अब किसी किसी के पास हो सकता है एसचांद का बुक होगा और वो एसचांद की बुक पढ़ते होंगे, वहां पे दो तरह का जो है एंटीबायोटिक लिखा हुआ है ना। एक लिखा हुआ है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और एक लिखा हुआ है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एक लिखा हुआ है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एक लिखा हुआ है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो हम आओ समझते हैं क्या होता है ये बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बारे में तो हायर क्लास में और ज्यादा पढ़ना है, अभी हम लोग सिर्फ इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। किसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहेंगे, किसे नैरो स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं और फिर देखते हैं। चलो, हम लोग क्या बोले कि एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स जो होता है वो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक, और कुछ जो होता है वो बैक्टीरियोलाइटिक होता है। वो क्या होता है?
बैक्टीरियोलाइटिक, या इसी को जो है हम बैक्टीरियोसाइडल्स भी बोलते हैं। साइडल मतलब मारने वाला, लाइटिक मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने वाला, है ना। बैक्टीरियोसाइडल, है ना। देखो, जो बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है वही एंटीबायोटिक जो है, बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक को ही हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है। और इसको बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरियोलाइटिक एंटीबायोटिक को ही हम लोग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कोई दिक्कत? चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसको। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक, जिसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है, जैसे बहुत सारा दवा तुम लोग देखते होगे, नाम सुनते होगे, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन। और इसका एग्जाम्पल कौन है? जैसे क्लोरोफिनिकॉल, क्लोरमफिनिकॉल, है ना। ये इसका किसका? बैक्टीरियोस्टैटिक, एस चांद की बुक में लिखी हुई है। ये सब जो है किसका एग्जाम्पल है? बैक्टीरियोस्टैटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, किसका? बहुत ज्यादा इसका नाम सुनते हैं हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में, स्ट्रेप्टोमाइसिन। जब तुम लोग दवा का देखोगे, एंटीबायोटिक कोई आता है, उसके जब एंटीबायोटिक वो दवा का वो लोगे, दवा का जो पत्ता होता है उसके पीछे में जब उसका कंपोजिशन लिखा हुआ देखोगे, वहां पे तुमको ये सब नाम देखने को मिलेगा। किसी में टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफिनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सब जो है देखने को मिले तो क्या समझना है कि वो एक तो एंटीबायोटिक है। अब हमको उसमें भी पता करना हो बैक्टीरियोस्टैटिक है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो देखेंगे कि उसमें कौन कौन सा है। टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफिनिकॉल, अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन है या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, है ना, या फिर एम्फिसिलिन, और सारा होता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे हम तो कुछ का नाम लिख रहे हैं, है ना। बहुत सारा दुनिया भर का एंटीबायोटिक मौजूद है। एम्फिसिलिन, ठीक है। ये सब जो है बैक्टीरियोलाइटिक है, सीधा बैक्टीरिया को किल कर देता है। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है? बैक्टीरिया के ग्रोथ को, बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देगा, बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला जो हम लोग कीमोथेरेपी या फिर केमिकल यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो है एनाल्जेसिक। अभी हम पहला क्या देखे? एंटीबायोटिक्स देखे। दूसरा जो एग्जांपल हम लोग को देखना है वो है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस, ऐसा केमिकल्स जो हमें दर्द से रिलीफ देता है, ऐसे सब्सटेंस को एनाल्जेसिक कहते हैं। सब्सटेंस दैट relieves पेन, ऐसा सब्सटेंस जो कि पेन से रिलीफ दिलाता है, क्या कहलाता है? एनाल्जेसिक कहलाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है मॉर्फिन, जैसे कि मॉर्फिन, और क्या? कोडीन, और कौन सा? जैसे डाइक्लोफेनेक सोडियम है, DICLO फेनेक, FENAC, डाइक्लोफेनेक सोडियम।
ये सब कंपोजिशन है मेडिसिन का पत्ता पे तुम लोग को देखने को ये सब मिल जाएगा। डाइक्लोफेनेक सोडियम है या फिर नेमोस्लाइड है, जैसे कि नाइस टेबलेट का नाम बहुत सारे लोग सुने होंगे। वो जो है क्या है, एक तरह का एनाल्जेसिक है, दर्द से रिलीफ देता है ना, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है नेमोस्लाइड। नेमोस्लाइड है ना, ये सब जो है एनाल्जेसिक है। चलो एक है एंटीपायरेटिक्स, एक क्या है एंटीपायरेटिक्स। चलो अगला जो हम लोग को देखना है, एनाल्जेसिक समझ में आया, ऐसा सब्सटेंस जो रिलीफ देता है, पेन से रिलीफ देता है, उसे हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, डाइक्लोफेनेक सोडियम हो गया, नेमोस्लाइड हो गया, ये सब। अगला जो हम लोग को देखना है सी नंबर, वो है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स या इसी को हम लोग एंटी फेब्राइल भी कहते हैं, FEBRILE, एंटी फेब्राइल। पायरिया का मतलब, पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर। पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है, PYREXIA, पैरेक्सिया। पैरेक्सिया का मतलब क्या होता है, फीवर। पैरेक्सिया का मतलब होता है फीवर। तो ऐसा मेडिसिन जो हमें फीवर से छुटकारा देगा, फीवर में रिलीफ देगा, फीवर को दूर करेगा, है ना, बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, है ना। फीवर मतलब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाना, फीवर कोई डिजीज नहीं है। फीवर कोई डिजीज नहीं है, फीवर जो है क्या है, सिम्टम है। फीवर सिम्टम है, तो बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया, उसको रिड्यूस करने के लिए जो दवाई यूज किया जाता है वो एंटीपायरेटिक्स कहलाता है। तो कौन सा दवाई को एंटीपायरेटिक्स बोलेंगे, सब्सटेंस दैट रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, है ना, रिड्यूसेस बॉडी टेम्परेचर। और बॉडी टेम्परेचर को ही तो फीवर कहते हैं। बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है तो फीवर होता है। सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस बॉडी टेम्परेचर क्या कहलाता है, एंटीपायरेटिक्स कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे जो है हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा एंटीपायरेटिक्स है जिसका हम लोग यूज करते हैं, है ना। एक तो सबसे ज्यादा जो हम लोग नाम सुनते हैं, बहुत ज्यादा इसका नाम सुनते हैं कि एस्प्रिन ले लो, एस्प्रिन, है ना, लेकिन डॉक्टर इसे रिकमेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, देखते हैं। एस्प्रिन, है ना, बुखार को जो है बहुत तेजी से ये रिड्यूस कराता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है। ये किस केमिकल से बना हुआ है, एसिटाइल सक्सिनिक एसिड, है ना, सेलिसाइक्लिक, सक्सिनिक नहीं, सेलिसाइक्लिक एसिड, एसिटाइल सेलिसाइक्लिक, स्पेलिंग तो सही है ना, SALICYCLIC, सेलिसाइक्लिक एसिड, है ना, एसिटाइल सेलिसाइक्लिक एसिड, इससे मिलके ये बना हुआ होता है एस्प्रिन। इसको जो है ये बुखार तो कम कर देता है, फीवर को तो कम कर देगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये गैस्ट्रिक अल्सर पैदा कर देता है। पेट में, स्टोमक में ये अल्सर पैदा कर देता है ना। इसलिए ये डॉक्टर के द्वारा जो है नहीं, जो है एनाल्जेसिक के रूप में ये दर्द को भी आराम देता है, इसलिए ये डॉक्टर इसे जल्दी से रिकमेंड नहीं करता है। क्या क्या होता है ये, इट produces gastric ulcer, it produces gastric ulcer, it produces gastric ulcer, है ना। इस वजह से सो नॉट रिकमेंडेड, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, 1 मिनट में इरेजर लेके इसे मिटा देता हूं। नॉट रिकमेंडेड by doctor
डॉक्टर, है ना, इसलिए डॉक्टर के द्वारा लार्ज पैमाने पे इसको जो है एक्सटेंसिवली, ज्यादा एक्सटेंसिवली डॉक्टर के द्वारा इसको जो है रिकमेंडेड नहीं किया जाता है। तो किसे रिकमेंड किया जाता है बुखार को कम करने के लिए? तो आइबुप्रोफेन, है ना, आइबुप्रोफेन इसे यूज किया जाता है। और ये जो है आइबुप्रोफेन वो एनाल्जेसिक की तरह भी, एस्पिरिन भी एनाल्जेसिक का भी काम करता है। पैरासीटामोल ये भी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स दोनों का काम करता है। अगला जो दवा हम लोग बहुत ज्यादा नाम सुनते हैं पैरासीटामोल, है ना, पैरासीटामोल। उसके बाद नेमोस्लाइड, ये भी जो है दर्द के लिए भी एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक्स भी है, बुखार भी कम करता है। नेमोस्लाइड, यहाँ पे नेमोस्लाइड का स्पेलिंग गलत हो गया है, ठीक है, देख लेना। चलो आगे जो है, इतना तक समझ में आया एनाल्जेसिक क्या होता है, एंटीपायरेटिक्स क्या होता है ना। आगे जो हम लोग जो है एंटी हिस्टामिक ड्रग्स के बारे में देखते हैं, ये क्या होता है। अगला जो ड्रग्स हम लोग को देखना है एंटी हिस्टामिक ड्रग। एंटी हिस्टामिक नाम सुने हो, हिस्टामिन, ब्लड जब पढ़े होगे, ब्लड में जो है हम लोग को पढ़ना होता है एंटी हिस्टामिक ड्रग। टिश्यू ड्रग्स, टिश्यू में जब हम लोग ब्लड पढ़ते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं, वहां पे ब्लड पढ़ते हैं, तो वहां पे जो है हम लोग हिस्टामिन क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो हिस्टामिन जो है एलर्जिक रिएक्शन, जहां भी एलर्जिक रिएक्शन होगा, एलर्जी से बचने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामिक ड्रग्स लेते हैं। एलर्जी से बचने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामिक ड्रग्स लेते हैं। ये क्या होता है, एंटी एलर्जिक या एंटी इंफ्लामेटरी दोनों होता है। एंटी एलर्जिक और एंटी इंफ्लामेटरी। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, रेडनेस के साथ सूजन जब हो जाता है, फूल जाता है और रेड भी हो जाता है, उसे इन्फ्लामेशन कहते हैं, है ना। रेडनेस भी हो और सूजन भी हो, उसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी इंफ्लामेटरी, है ना। एंटी हिस्टामिक ड्रग्स को एंटी एलर्जिक या एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स भी इसको कहते हैं। ये कौन कौन सा, ये ड्रग्स क्या करता है, एलर्जी से हमें रिलीफ दिलाता है, या फिर कहीं पे इन्फ्लामेशन हो गया उससे रिलीफ दिलाता है। कैसे, हिस्टामिन को वहां से न्यूट्रलाइज करके। जब भी एलर्जिक रिएक्शन होता है तो वहां पे बॉडी हिस्टामिन सेक्रेशन करता है, इन्फ्लामेशन होगा वहां पे हिस्टामिन का सेक्रेशन होता है। तो हिस्टामिन को जो है न्यूट्रलाइज करके ये हमारे एलर्जिक रिएक्शन से जो है क्या करता है, हमें छुटकारा दिलाता है। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, these drugs give relief from allergic reaction या फिर एलर्जीज, GIES लगाते हैं पे, फ्रॉम एलर्जीज बाय न्यूट्रलाइजिंग हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स को न्यूट्रलाइज करता है। हिस्टामिन्स दैट रिलीज्ड, जो कि रिलीज होता है, दैट रिलीज्ड फ्रॉम, जो कि कहां से रिलीज होता है, ब्लड में जब टिश्यू पढ़ते हैं वहां पे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। शायद बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे, नहीं तो मैं जब टिश्यू बताऊंगा वहां पे मैं बताऊंगा। रिलीज्ड फ्रॉम रेप्चर्ड मास्ट सेल, मास्ट सेल के द्वारा हिस्टामिन का सेक्रेशन होता है। रेप्चर्ड मास्ट सेल, है ना, हमारे रेप्चर्ड मास्ट सेल के द्वारा जो हिस्टामिन का सेक्रेशन होता है उसको न्यूट्रलाइज करके एलर्जिक रिएक्शन से हमें रिलीफ दिलाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग, बहुत सारे लोग इस दवा का नाम जानते होंगे, सेट्रिजीन, है ना। कॉमन कोल्ड भी होता है तो हम लोग बोलते हैं सेट्रिजीन ले लो, नहीं क्यों, क्योंकि बहुत सारा कॉमन कोल्ड, नाक से पानी आना जो है
आंख से पानी आना, नाक बहने लगना, वो जो है क्यों होता है, एलर्जी के कारण हो जाता है। गुलदस्टेटिन ले लो तो वो क्या करता है, हमें रिलीफ दिलाता है एलर्जिक रिएक्शन से। एंटी हिस्टामिक ड्रग्स के बारे में जान लिए, है ना। अगला जो ड्रग्स हम लोग को पढ़ना है, 2-3 बात, अब इस वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, 2-3 बात जल्दी जल्दी देखते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगला जो ड्रग्स हम लोग को पढ़ना है, हिप्नोटिक्स या सेडेटिव ड्रग्स, है ना, जिसको ट्रांसक्विलाइजर भी कहते हैं। 3 ड्रग्स पढ़ना है। एक ट्रांसक्विलाइजर पढ़ना है, TRANQUILLISERS, एक ट्रांसक्विलाइजर्स पढ़ना है ना। दूसरा जो है हिप्नोटिक ड्रग्स पढ़ना है, एक सेडेटिव पढ़ना है, सेडेटिव ड्रग्स पढ़ना है, एक सेडेटिव ड्रग्स पढ़ना है, और एक जो है हम लोग को हिप्नोटिक ड्रग पढ़ना है, हिप्नोटिक ड्रग्स पढ़ना है। क्या होता है ये तीनों, हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ट्रांसक्विलाइजर क्या होता है, ऐसा ड्रग है ट्रांसक्विलाइजर जो कि एंजाइटी और मेंटल टेंशन को कम करता है। ये नॉर्मल मेंटल एक्टिविटी पर बिना फर्क डाले, ट्रांसक्विलाइजर ऐसा ड्रग्स है जो नॉर्मल मेंटल एक्टिविटी पे बिना फर्क डाले ये मेंटल टेंशन को रिड्यूस करेगा। या फिर किसी को एंजाइटी है, एंजाइटी का मतलब होता है किसी चीज का डर लगना। मान लो बहुत सारा सुनते हो कि उस सेलिब्रिटी को एंजाइटी है, मतलब स्टेज फियर, स्टेज पे जाता है तो उसे डर लगने लगता है स्टेज पे, है ना। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारा लोग होता है कि ऐसे लोग भी कुछ होते हैं जिसको बहुत सारे, जहां भीड़ देख के उसको डर लग जाता है, ये एंजाइटी है ना। एंजाइटी को दूर करने के लिए या फिर मेंटल टेंशन को दूर करने के लिए नॉर्मल जो हमारा मेंटल एक्टिविटी है उस पे बिना कोई इफेक्ट डाले जो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं, ऐसे ड्रग्स होता है ट्रांसक्विलाइजर, है ना। क्या होता है ट्रांसक्विलाइजर? ए ड्रग्स that act to reduce mental tension, and anxiety में किसी को दिक्कत, एंजाइटी मतलब किसी भी चीज से फियर होना, मतलब जैसे भीड़ से फियर होने लगता है, या कोई भी नॉर्मल सिचुएशन, थोड़ा भी अबनॉर्मल सिचुएशन होता है, उसका हाथ पैर कांपने लगता है, उसको डर लगने लगता है ना। एंजाइटी विदाउट इंटरफेयरिंग विथ, यहां पे विदाउट होगा ना, without interfering with normal mental activity, नॉर्मल मेंटल एक्टिविटी में विदाउट कोई इंटरफेरेंस ये ड्रग्स जो है क्या करता है, हमारा टेंशन को, मेंटल टेंशन और एंजाइटी को दूर करता है ट्रांसक्विलाइजर। सेडेटिव ड्रग्स क्या होता है, जो कि ये जो है क्या कहते हैं, शांति देता है ना, जो सोने पे मजबूर करता है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट पे लिया जाए तो वो सोने के लिए, नींद आने लगेगा इंसान को, वो सो जाएगा, है ना। वो जो है मतलब विदाउट जो ये सेडेटिव होता है ये क्या करता है, हमें शांति, मान लो किसी को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है ना, तो ट्रांसक्विलाइजर लेंगे तो हो सकता है कि वो हमें सोने पे मजबूर करे, नींद आने लगे हमें। लेकिन सेडेटिव क्या होता है, विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, है ना, ये हमें सोने के लिए नहीं ये करता है, नींद हमें नहीं आने देगा, लेकिन हमें कामनेस प्रदान करेगा। कामनेस कहने का मतलब है शांति देगा, दिमाग को शांति देगा, ब्रेन को शांत करेगा। तो सेडेटिव ऐसा ड्रग्स है। क्या लिखेंगे सेडेटिव्स के बारे में? Sedatives are drugs that calms the subject, है ना, टेंशन, सब्जेक्ट या टेंशन जो भी लिखना है, काम द सब्जेक्ट, ब्रेन को जो है कामनेस देता है, विदाउट, बिना
विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, बिना सोए, मतलब सोने के लिए ये नहीं देगा, फिर भी हमें शांति देगा, है ना, कामनेस देगा, सोने नहीं देगा, फिर भी दिमाग को शांत करेगा। बट अगर इसका ज्यादा डोज ले लिया जाए तो फिर ये स्लीपिंग काउज कर सकता है। बट यूज्ड इन हाई डोज, अगर इसका हाई डोज ले लिया जाए, दैट कैन काउज स्लीप, ये हमें सुला देगा, ठीक है, कैन काउज स्लीप। हिप्नोटिक्स क्या होता है? हिप्नोटिक, है ना, क्या ऐसा ड्रग्स जो हमें सोने के लिए देता है, मतलब नींद की दवा जो होता है वो हिप्नोटिक्स है, नींद की दवा, हिप्नोटिक्स, अ ड्रग that induces sleep, मतलब ऐसा दवा जो हमें नींद ला दे, नींद की दवा जो है वो हिप्नोटिक होता है। 3 दवा देके ट्रांसकुलाइजर क्या होता है? मेंटल टेंशन और एंजाइटी को कम करेगा, खत्म करेगा विदाउट हमारा नॉर्मल मेंटल एक्टिविटी पे कोई बिना इफेक्ट डाले। फिर हम लोग सेडेटिव की बात करते हैं। सेडेटिव क्या होता है? ऐसा ड्रग्स जो हमें सोने तो नहीं देता लेकिन हमको शांति देगा, सोने तो नहीं देगा लेकिन शांति देगा, लेकिन उसका अगर हाई डोज ले लिया जाए, ज्यादा नंबर जितना डॉक्टर बोला है उससे ज्यादा ले लिया जाए तो वो हमें स्लीपिंग काउज करा सकता है। ये सब दवा कभी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। हिप्नोटिक जो ड्रग्स है वो ड्रग्स जो है नींद की दवा है। हिप्नोटिक ड्रग्स नींद के लिए इंड्यूस करेगा। किसी भी इंसान को नींद की कमी होती है या उसे नींद नहीं आती है तो लास्ट कंडीशन में डॉक्टर हिप्नोटिक ड्रग्स का यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब जो है अगला हम लोग को 2 मिनट का और काम बचा है, फिर हम इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। अगला जो हम लोग को एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट पढ़ना है। एंटीसेप्टिक और एंड डिसइंफेक्टेंट। ये क्या होता है? एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? जो कि ये क्या करता है, ऐसा एजेंट है, ऐसा केमिकल है जो कि माइक्रोब्स को या तो इनहिबिट करेगा या फिर इसके ग्रोथ को रोक देगा, या तो इनहिबिट करेगा उसके ग्रोथ को या फिर उसको किल कर देगा, मार देगा। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? एजेंट दैट इनहिबिट और kill microbes on contact, है ना। जब इस यहां पे डाला जाएगा जहां पे एंटीसेप्टिक वो तो या तो किल करेगा या फिर उसे इनहिबिट कर देगा, ठीक है। अब जो है बात आता है कहां पे एंटीसेप्टिक हम लोग यूज करते हैं, कहां पर डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। तो एंटीसेप्टिक का यूज जो है हम लोग लिविंग सरफेस पे करते हैं। जैसे कि मान लो किसी को कहीं कट लग गया, हम लोग जाते हैं उसको ड्रेसिंग करवाने, तो उससे पहले जो है वो बीटाडीन से उसको साफ करता है, तो वो एक तरह का क्या है? एंटीसेप्टिक। डिटोल है, वो क्या है? एंटीसेप्टिक है ना। क्यों? क्योंकि उसका यूज हम लोग कहीं कटता है तो उसको साफ करने में, घाव साफ करने में डिटोल, सेवलॉन, ये सब एंटीसेप्टिक है। लेकिन डिसइंफेक्टेंट फिर क्या होगा? जो नॉन लिविंग सरफेस पे हम लोग, नॉन लिविंग सरफेस पे अगर हम इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करने, माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करने या उसे मारने के लिए यूज करते हैं, उसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। लिविंग सरफेस पे जो यूज करते हैं उसे एंटीसेप्टिक, और जो हम नॉन लिविंग सरफेस पे यूज करते हैं उसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। जैसे कि लिविंग सरफेस पे हम लोग डिटॉल यूज करते हैं, बीटाडीन यूज करते हैं और बहुत सारा चीज है। नॉन लिविंग सरफेस जैसे डिसइंफेक्टेंट का एग्जांपल फिनाइल हो गया, लाइजोल हो गया, ये सब हम लोग यूज करते हैं सरफेस को साफ करने में, है ना। तो क्या लिखेंगे? कन्वेंशियली एजेंट used on living surfaces जो are called
एंटीसेप्टिक आर, ये कहां चला गया, आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स जैसे कि डेटॉल, सेवलॉन इसका एग्जांपल है। व्हाइल those used for inanimate object, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट, आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अभी हम लोग कोरोना के टाइम में बहुत कुछ सुन रहे हैं कि स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, ये सब क्या होता है ना। चलो थोड़ा सा दो टर्म और लास्ट कर दो टर्म यहां पे देख लेते हैं। एक टर्म हम लोग को देखना है डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन, और एक टर्म देखना है स्टेरिलाइजेशन। एक देखना है डिसइंफेक्शन, एक देखना है स्टेरिलाइजेशन। देखते हैं क्या है दोनों। अगर हम, एक मिनट भाग गया ये फिर से, अगर हम बात करते हैं डिसइंफेक्शन क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रोब्स का वेजिटेटिव फॉर्म को केवल किल किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव फॉर्म को किल कर दिया जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग डिसइंफेक्शन कहते हैं, है ना। इन दिस प्रोसेस, देखो ये पेन चल ही नहीं रहा अच्छे से, चलो दूसरा पेन ले लेते हैं। हाँ, इन दिस प्रोसेस क्या करते हैं, किल ओनली वेजिटेटिव फॉर्म, है ना। सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव फॉर्म को हम लोग किल करते हैं, बैक्टीरिया या कोई माइक्रोब्स के वेजिटेटिव फॉर्म को किल करते हैं। तो फिर स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन में क्या करते हैं, वेजिटेटिव फॉर्म को तो किल करते ही हैं, साथ में जो है स्पोर को भी किल कर देते हैं। वेजिटेटिव फॉर्म करने का मतलब है जैसे स्पोर से बैक्टीरिया बनेगा, कोई माइक्रोब इसको स्पोर से बना, है ना, स्पोर में वो रहता है। मान लो हम लोग कोई एंटी डिसइंफेक्टेंट का यूज किए, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा, स्पोर फॉर्मेशन करने के बाद वो अपने आप को उसके अंदर में बचा लेगा, है ना। लेकिन अगर हम लोग स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, स्टेरिलाइज कर रहे हैं, तो उसके स्पोर को भी मार देंगे, उसके स्पोर को भी एडवर्स कंडीशन में बैक्टीरिया स्पोर बना लेता है जिसके अंदर खुद को छुपा लेता है ना। तो हम उसके स्पोर को भी अगर मार देंगे तो उस प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, किल ऑल फॉर्म ऑफ पैथोजेंस। यहां पे PATHOGENS है ना, पैथोजेंस, ऑल फॉर्म्स ऑफ पैथोजन, इंक्लूडिंग, इसमें क्या इंक्लूड, इंक्लूडिंग स्पोर्स को भी इंक्लूड करके हम सभी फॉर्म को जब हम खत्म कर देते हैं तो इस प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या देखे, आज के क्लास को अब यहीं खत्म करते हैं। आज सारा टर्मिनोलॉजी खत्म हो गया, कल से हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारा अलग अलग डिजीज। सबसे पहले आज हम कीमोथेरेपी स्टार्ट किए। कीमोथेरेपी क्या होता था, केमिकल का यूज, केमिकल से ट्रीटमेंट करना कीमोथेरेपी कहलाता है। तो एंटीबायोटिक पढ़े सबसे पहले, एंटीबायोटिक में नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोलाइटिक हम लोग देखे। फिर एनाल्जेसिक देखे, एंटीपायरेटिक्स देखे, एंटीपायरेटिक्स को ही एंटीफाइब्रिल भी कहते थे, नहीं। फिर एंटीहिस्टामिक ड्रग्स देखे जैसे सिट्रीजिन। फिर हम लोग जो है एंटीसेप्टिक देखे, है ना। उससे पहले हम लोग 3 और ड्रग्स के बारे में बात किए थे, ट्रांसकुलाइजर, सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स, ट्रांसकुलाइजर, सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स। फिर हम लोग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट देखे। एंटीसेप्टिक लिविंग सरफेस पे यूज करेंगे और
डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेस पे। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है उसके वेजिटेटिव फॉर्म को, बैक्टीरिया के वेजिटेटिव, माइक्रोब्स के, पैथोजेंस के वेजिटेटिव फॉर्म को खत्म करना। अगर वेजिटेटिव फॉर्म के साथ साथ अगर स्पोर को भी खत्म कर दे रहे हैं, मतलब जड़ से ही खत्म कर दे रहे हैं बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजेंस को, उसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लग रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज दोस्तों से शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। और आगे मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।